हेलो जैन बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिभा क्लासेज पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं फिजिक्स एनसीईआरटी न्यूमेरिकल को लेकर के, और ये इसका पार्ट 4 होने वाला है ना। इसके पहले आपको पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 दिए जा चुके हैं। आज की क्लास में हम टोटल कंप्लीट करेंगे 5 न्यूमेरिकल। पिछले जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके क्लासें थी, उनमें हर क्लास में 2 न्यूमेरिकल बेहतरीन कराए गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और आज की क्लास का एक बेहतरीन न्यूमेरिकल आपके सामने है, और याद रखेंगे ये सारे न्यूमेरिकल एनसीईआरटी पैटर्न के हैं, मतलब एनसीईआरटी बुक के हैं, एज इट लिखे गए हैं, कोई चेंज नहीं है, ठीक है। अदर जो बुक होती है उनमें थोड़ा जो लैंग्वेज होती है वो सरलता में रहती है, बट यहाँ थोड़ी सी लैंग्वेज टफ रहती है। बट न्यूमेरिकल का अगर पैटर्न आप एक बार पकड़ गए तो फिर मेरे ख्याल से आप कर पाएंगे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। कह रहा है कि दिया गया है कि E बराबर 200 आई कैप। उम्मीद करते हैं आपको आई कैप, जे कैप, के कैप जैसी बातें याद होंगी। 200 आई कैप न्यूटन पर कूलाम, यानी विद्युत क्षेत्र का जो मैग्नीट्यूड है वो 200 है, और आई कैप इसका यूनिट डायरेक्शन या यूनिट वेक्टर है, ठीक है ना। जबकि यानी ये वाली जो वैल्यू है वो प्रेजेंट है एक्स मोर ग्रेटर जीरो, मतलब जीरो से ज्यादा पर उपस्थित है। तो मेरे ख्याल से आप एक बार डेटा डायग्राम में देख सकते हैं, ये वाली जो बिंदु या मूल बिंदु जिसको बोलते हैं, इसको जीरो दिखाया गया है। इसका मतलब है कि ये वाला जो वैल्यू है वो जीरो से ज्यादा पर उपस्थित है। कहने का मतलब यहां की जो वैल्यू है वो 200 न्यूटन पर कूलाम है ना। और एक्स अक्ष में जो यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन लिखते हैं भैया, वो आई कैप लिखते हैं। उम्मीद करते हैं याद होगा आपको। तथा ई बराबर -200 आई कैप न्यूटन पर कूलाम, जबकि ये वाली वैल्यू जीरो से कम पर उपस्थित है। तो ये रहा जीरो, तो कम वाली वैल्यू भैया इधर चल रही होंगी, है ना, यहां पर। और ये वाली वैल्यू बोलो कितनी होगी, -200 न्यूटन पर कूलाम। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जो ये सिलेंडर है अपना वो 20 सेंटीमीटर लंबा है, और इसकी जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है। तो इसकी लेंथ लिखिए 20 सेंटीमीटर, और इसका जो रेडियस है वो भैया 5 सेंटीमीटर है। कि किसी लंबवृत्तीय सिलेंडर का केंद्र मूल बिंदु पर तथा इस अक्ष एक्स के चित्रानुसार, जो कि डायग्राम में मेंशन है, अनुदिश है, जिसका एक फलक x बराबर +10 सेंटीमीटर और जो दूसरा फलक है वो है x बराबर -10 सेंटीमीटर है। तो ज्ञात करनी है आपको 4 चीजें। कौन कौन सी? तो प्रत्येक चपटे फलक से गुजरने वाला नेट बहुर्मुखी फ्लक्स कितना है, मतलब इस सिलेंडर से बाहर कितना फ्लक्स निकल रहा है, ये सवाल है। सेकंड है सिलेंडर के पार्श्व से गुजरने वाला फ्लक्स कितना है, मतलब इसकी साइड से कितना फ्लक्स गुजर रहा है। पॉइंट नंबर 3 है नेट बहिर्मुखी फ्लक्स, मतलब टोटल बाहर कितना निकल रहा है। पॉइंट नंबर 4 भीतर इसके नेट आवेश कितना है। यानी कि ऐसे सवाल से आपको 4 आंसर करने हैं, और ये न्यूमेरिकल आपको 3 नंबर देगा, है ना। तो चलिए देखते हैं एक एक करके डेटा। प्रत्येक चपटे फलक से गुजरने वाला नेट बहुर्मुखी फ्लक्स। अब पहले तो ये जान लीजिए चपटे फलक है कौन से। तो भैया ये वाला, ये भी भैया चपटा फलक है, और ये वाला हिस्सा ये भी चपटा फलक है, ठीक है ना। और ये वाले जो है ये भैया इसके समतल पृष्ठ है, ये कह सकते हो आप, ठीक है। ये इसके चपटे पृष्ठ है। तो सबसे पहले चपटे वाले से निकाल देते हैं। तो तुम ध्यान से नोटिस करो, तो इस वाले का भैया जो एरिया वेक्टर होगा वो किधर होगा। तो आपने अगर एरिया वेक्टर के बारे में पढ़ रखा हो थोड़ा बहुत, तो इसका भी एरिया वेक्टर किधर होगा, बाहर की तरफ। मतलब अगर इसका हम ए लिखें तो एरिया वेक्टर कहां होगा, बाहर की तरफ। ठीक वहीं इस वाले का अगर हम लिखें तो इसका एरिया वेक्टर इधर होगा, मतलब इस तरफ, बाहर तरफ। अगर यहां पर आप वैद्युत क्षेत्र की वैल्यू को ध्यान से देखो तो ये आई कैप लिखा हुआ है, इसका मतलब यहां पर वैद्युत क्षेत्र बाहर है ऑलरेडी। यहां पर लिखा है -200 न्यूटन पर कूलम आई कैप, इसका मतलब यहां पर भी वैद्युत क्षेत्र बाहर है। कुल मिला के इन दोनों चपटे पृष्ठों पर वेक्टर ए और वेक्टर ई, वेक्टर ए और वेक्टर ई दोनों ही भैया बाहर की तरफ है। मतलब कि वेक्टर ई और वेक्टर ए इन दोनों चपटे पृष्ठों पर जिनके बीच का जो कोण है भैया वो 0 है। कितना है, 0। उम्मीद करते अगर आपको थीटा पकड़ में आया हो तो पहला वाला पॉइंट खत्म। यानी अगर हम आंसर करने जाएं तो हम पॉइंट नंबर ए लिख रहे हैं, ठीक है। किसी भी फलक या किसी भी पृष्ठ से जो गुजरने वाला फ्लक्स होता है उसे भी यह फाई से लिखा जाता है, और इसका फार्मूला होता है फाई बराबर ई ए कॉस थीटा। फाई बराबर ई ए कॉस थीटा। चलो देखते हैं अब ई की वैल्यू बोलो। अगर हम यहां पर ये वाला फलक ले लेते तो इसके चलो नाम ले लेते हैं यार अपने पास से। इसे हमने 1 नाम दे दिया और इसे नाम दे दिया 2।
ठीक है ना। तो हम पहले वाले से ले लिख रहे हैं, तो फाई 1 मार्क कर देते हैं, ठीक है। तो ये फाई 1 लिख रहे हैं, तो उसके लिए बोलो भैया ई की वैल्यू कितनी है 200 इंटू ए की वैल्यू बोलो कितनी है। ए की वैल्यू भैया है, एरिया तो दे नहीं रखा, तो इसका भी ये सर्कल का पूरा पूरा रेडियस दे रखा है, तो ये बोलो 5 सेंटीमीटर है। एक्चुअल में ये ए की वैल्यू है पाई आर स्क्वायर के रूप में, काहे के रूप में पाई आर स्क्वायर, और आर की वैल्यू सभी को 5 सेंटीमीटर दिख रही होगी, तो हम लिखेंगे 200 इंटू 22/7 इंटू आर का स्क्वायर। आर की वैल्यू है 5, और चूंकि वो सेंटीमीटर में तो हम उसे मीटर में देखेंगे, 5 गुणे 10 की पावर -2, और इसका अपने को क्या करना पड़ेगा स्क्वायर। कॉस 0 इंटू में कॉस 0, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। कॉस 0 की टेबल सभी को आती होगी 1 होती है, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो 200 गुणे 22/7 का भैया हम 3.14 लिख देते हैं, इंटू 5 का स्क्वायर सभी को पता है 25 होता है, और -2 घात का स्क्वायर करेंगे तो -4 हो जाएगा, क्योंकि घातों में होती है गुणा। कॉस 0 की वैल्यू भैया 1 होती है। उम्मीद करते हैं यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। तो अब देखते हैं भैया अपना गुणा भाग, यहां इसको सॉल्व कर लो तो बोलो कितना आ जाएगा। 25 गुणे 2 कितना होता है 50, है ना, 50, और ये 2 जीरो गुणे 10 की पावर -4। तो एक बार वापस से देख लेते हैं, ये रहा अपना सवाल, 25 इसका स्क्वायर कर दिया, और ये 3.14 है, और ये 200 है, ठीक है। तो 5000 गुणे 10 की पावर -4 और गुणे में 3.14, कोई वैल्यू नहीं बची, ठीक है। अब इसे हम बोलो क्या लिख सकते हैं, इसका भी मल्टीपल कर लीजिए, और ये 3 घाते हैं -4 घाते हैं, तो ऐसा करिए यहाँ पर -1 अज्यूम कर लीजिए आप, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे गुणा कर लेते हैं भैया, 5 चौके 20, और 5 के 5, और 5 2 7, और 5 3 15, 15 1 16, है ना। तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा ले, ये 16.7 इंटू 10 टू पावर -1, 10 की पावर -1। 10 की पावर -1 का एक्चुअल मतलब होता है 1/10। 1/10 का मतलब हो गया ये 1.67, और इसका तुम्हें भैया यूनिट याद हो, नहीं याद है चलो निकाल देते हैं। ई का सभी को यूनिट याद होगा न्यूटन पर कूलाम, और उसका होता है मीटर स्क्वायर, है ना। तो हम लिखेंगे न्यूटन पर कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हो गया एक फलक से, कितने फलक से, एक फलक से, और ये हो गया 1 वाले से, किस वाले से, 1 वाले से, यानी 1 वाले से जो फ्लक्स गुजरेगा वो 1.67 करके गुजरेगा। अब बात करते हैं 2 वाले से। 2 वाले को बस थोड़ा सा इमेजिन करो आप, क्या ये वाला डेटा भी 200 है, और इसका भी रेडियस तो यही रहेगा ना 5 सेंटीमीटर, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड तो वही आने वाला है। अब अगर किसी को परेशानी इस बात से है कि यहाँ पर माइनस लगा है, तो भैया यहाँ अगर माइनस लगा है तो एरिया वेक्टर जब लेंगे तो वो भी माइनस का ही आ जाएगा, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी वास्तव में ये प्लस ही मैग्नीट्यूड आएगा। तो हम इसको लिखते हैं फाई 2 इस प्रकार करके, है ना, इस प्रकार फाई 2 भी यही आ जाएगा 1.67 न्यूटन पर कूलाम, सॉरी इसको ऐसे लिख लो भैया, न्यूटन पर कूलाम इनटू मीटर स्क्वायर। तो फाई 2 की भी वैल्यू यही आ जाएगी 1.67 न्यूटन पर कूलाम इनटू मीटर स्क्वायर। उम्मीद करते हैं यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें अगली चीज, अगली चीज बोलो क्या है, सिलेंडर के पार्श्व से गुजरने वाला फ्लक्स। पार्श्व मतलब ये वाले तल से, है ना। अभी इस वाले तल पर थोड़ा सा एरिया वेक्टर को समझ लेते हैं, ध्यान से देखो। तो अगर हम यहां पर एक छोटा सा हिस्सा काट लें ऐसे, तो इस वाले का एरिया वेक्टर होगा ऊपर, इस वाले का एरिया वेक्टर ऊपर, जबकि यहां पर वेक्टर ई तो इधर ही रहेगा। मतलब साफ है कि इन वाले पृष्ठों पर वेक्टर ई और वेक्टर ए होंगे परपेंडिकुलर। कैसे होंगे, परपेंडिकुलर। तो जुकाम हो रखा है। पॉइंट नंबर बी, पॉइंट नंबर बी में हम देखेंगे वेक्टर ई व वेक्टर ए लंबवत है। कैसे हैं, लंबवत।
तो थीटा बोलो कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा 90। तब गुजरने वाला जो फ्लक्स फाई होगा क्या वो लिखा जाएगा EA cos 90, EA cos 90। चूंकि cos 90 की वैल्यू 0 होती है तो EA की वैल्यू कुछ भी रही हो तो टोटल 0 ही हो जाएगा, मतलब यहां पर जो फाई आएगा वो भैया 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0। उम्मीद करते हैं यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन को लेकर के। तीसरा कह रहा है भैया नेट बहिर्मुखी फ्लक्स। नेट बहिर्मुखी का मतलब इस सिलेंडर से टोटल बाहर कितना निकल रहा है, तो इस वाले हिस्से से 1.67, इस वाले हिस्से से 1.67, ऊपर और यहां नीचे इन दोनों से भैया 0 है, तो कुल मिला के जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे पॉइंट सी, पॉइंट सी में भैया जो फाई लिखा जाएगा फाई नेट करके लिखा जाएगा, तो हम इसे लिखेंगे फाई 1 प्लस फाई 2, और ये भी लिख सकते हैं समतल पृष्ठ करके, तो समतल पृष्ठ वालों का तो 0 है तो उन्हें लिखो चाहे ना लिखो। तो यहां पर वैल्यू आप देख सकते हैं 1.67 प्लस 1.67 है ना, तो 7 7 भैया 4 हो जाएगा, और 6 6 12 1 13 हो जाएगा, और 2 1 3 हो जाएगा, है ना। तो 3.34 करके आ जाएगा फाई नेट। फाई नेट कितना 3.34 करके, ठीक है, न्यूटन पर कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर। याद रखेंगे मात्रक जरूर लिखना होता है, ठीक है। अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की, पॉइंट नंबर डी। पॉइंट नंबर डी में ध्यान से देखो तो क्या लिखा हुआ है, भीतर नेट आवेश कितना है, भीतर नेट आवेश कितना है। तो गॉस लॉ लगा लीजिए, आप सभी को पता होगा गॉस लॉ होता है भैया फाई बराबर क्यू नेट अपान एप्सिलॉन नॉट। अपने को क्यू नेट चाहिए तो हो जाएगा फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो फाई नेट बोलो कितना है 3.34 इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू सभी बच्चों को याद होनी चाहिए, नहीं याद हो तो याद कर लीजिए, आप लिखे दे रहे 8.85 गुणे 10 की पावर माइनस 12। उम्मीद करते हैं आप सभी कर पाएंगे, और इसका भैया जो यूनिट आएगा वो कुलाम आएगा, इसका यूनिट क्या आएगा कुलाम, यानी 8.85 में आप 3.34 का बस मल्टीपल कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, कोई डाउट वाली बात नहीं है। चलिए बात करते हैं अगले न्यूमेरिकल को लेकर के। ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल है ये कह रहा है वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः चार्ज दे रखा है 2 इंटू 10⁻⁷ और दूसरा चार्ज है 3 इंटू 10⁻⁷। उनके बीच फोर्स निकालना है, तो ऐसा करते हैं दो छोटे गोले ऐसे मान लेते हैं, इस वाले पर भैया चार्ज है 2 इंटू 10⁻⁷ कूलाम, और एक पर है 3 इंटू 10⁻⁷ कूलाम, ठीक है। इनके बीच का जो भैया डिस्टेंस दे रखा है वो 30 सेंटीमीटर है। अपने को फोर्स निकालना है, क्या निकालना है फोर्स। एक बात तो समझ में आ गई कि चार्जों के बीच जो बल लगता है वो भैया हमेशा कूलाम बल लगता है। कौन सा बल, कूलाम बल। अगर उनके नेचर सेम है, अगर नेचर सेम है तो भैया वो रिपल्स फोर्स होता है, और अगर नेचर चेंज है मतलब एक पॉजिटिव है और दूसरा निगेटिव है देन वो अट्रैक्टिव फोर्स है। एक्चुअल में इन दोनों के नेचर सेम है तो ये रिपल्सिव फोर्स होगा, मतलब प्रतिकर्षण बल होगा, ठीक है ना। तो एफ आर अपने को लिखना है कूलाम बल का, उम्मीद करते हैं फार्मूला सभी को आता होगा निर्वात के लिए। निर्वात के लिए भैया लिखते हैं 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, ठीक है, Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, मतलब दोनों चार्जों का प्रोडक्ट एंड उनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है ना। तो हम वैल्यू लिख देते हैं 9 गुणे 10 की पावर 9, Q1 की वैल्यू है 2 गुणे 10 की पावर -7 इंटू 3 इंटू 10⁻⁷। आर की वैल्यू क्लियर दिख रही होगी 30 सेंटीमीटर, हमें इसे मीटर में रखना होता है, तो हम लिखेंगे 30 गुणे 10 की पावर -2 और इसका करेंगे स्क्वायर, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं आगे, तो 9 गुणे 10 की पावर 9 गुणे 2 गुणे 3 सभी को आता है 6, और गुणा करने पर घातें जुड़ती हैं जब उनके आधार समान हो, तो 10 की पावर -14 बटे में 30 का स्क्वायर सभी को पता है 900 होता है, गुणे में 10 की पावर -4, क्योंकि 2 का गुणा हो जाएगा 4, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो तो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, नीचे सभी को 10 की पावर -2 दिखना चाहिए, कितना -2, क्योंकि +2 ये -4 है तो -2 बचेगा, -2 ये ऊपर जाएगा +2 हो जाएगा, तो +2 +9 +11 तो बचा तुम्हारे पास क्या 6 इंटू 10⁻11 10⁻⁻14। तो भैया जो अपना एफ आर आएगा वो आ जाएगा 6 इंटू 10⁻³ न्यूटन। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि 9 2 11
और 11 14 में जुड़ जाएगा तो भैया माइनस का 3 आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल ये कह रहा है 0.4 माइक्रोकुलाम के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में इतने न्यूटन का बल लगता है, 0.2 न्यूटन मैग्नीट्यूड है इसका। यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रोकुलाम आवेश हो तो दोनों गोलों के बीच की दूरी बता दो, और दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लग रहा है, दो चीजें आपको निकालनी है ना। तो ऐसा करते हैं, छोटा सा डायग्राम बना देते हैं। एक चार्ज सभी को कंफर्म है, सॉरी 0.4 है, एक चार्ज 0.4 है और अगले स्टेप में 0.8 है, दूसरा वाला जो चार्ज है वो 0.8 है, ठीक है ना। इनके बीच भैया जो फोर्स वर्क कर रहा है वो 0.2 न्यूटन का है। कितने का है? 0.2 न्यूटन का। पॉइंट नंबर ए को ध्यान से पढ़ो तो बोलो क्या निकालना है, दोनों गोलों के बीच की दूरी, मतलब इनके बीच का जो डिस्टेंस आर होता है बस उसी को तो फाइंड करना है। तो वापस से कूलाम बल लगा दीजिए पॉइंट नंबर ए के लिए। हम लिखेंगे 0.2 इन बराबर 9 इंटू 10 टू पावर 9 Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। Q1 बोलो कितना है? Q1 है भैया 0.4, माइक्रो को चेंज करना सभी लोग जानते होंगे, -6 इंटू 0.8 इंटू 10 टू पावर -6 बटे में आर स्क्वायर, बटे में आर स्क्वायर। इस आर स्क्वायर को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 9 गुणे 10 की पावर 9 इंटू, इसको भैया सॉल्व कर ले, ये हो जाएगा 32 गुणे, अच्छा एक घात ये एक घात ये तो दो घातें हो जाएंगी, तो -6 -6 -12, एक एक दशमलव का भी सॉल्व कर देते साथ में, -14 हो जाएगा, ठीक है, बटे में 0.2, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दशमलव से सभी को पता है ऊपर हम जीरो बढ़ा सकते हैं, क्या बढ़ा सकते हैं? जीरो। अच्छा ऊपर जीरो बढ़ाने का मतलब सुनना ध्यान से, अगर हम इसको इसे काट दे तो ये 16 आ जाएगा, और दशमलव से ऊपर जीरो बढ़ाने का मतलब है कि 9 को 10 बना दे, तो ये वास्तव में बन जाएगा 9 गुणे 10 की पावर 10 गुणे 16 गुणे 10 की पावर -14। स्क्वायर रूट तुम्हें लेना है ना। अगर मुझे मान लो आर निकालना होता तो मुझे भैया इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। अच्छा स्क्वायर रूट लेने के लिए बोलो क्या आना चाहिए आपको, एक तो परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगली चीज, घातों का स्क्वायर रूट करने के लिए आपको घातों का सम बनाना जरूरी है। तो जैसे यहाँ पर देखो 9 था, हमने इसको 10 बना दिया, यहाँ -14 था, इसको एजिट रखा, ठीक है ना। अब सभी को पता है 3 का स्क्वायर रूट 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, 16 का भैया 4 होता है, तो ये 3 इंटू 4 बाहर कर दिया ऐसे, इंटू अगर ये 10 की पावर 10 का हम निकालते तो 10 की पावर 5 आता, और ये 10 की पावर -14 का निकालते तो 10 की पावर -7 आता, ठीक है ना। तो 10 की पावर 5 इंटू 10 की पावर -7, इसे सॉल्व कर लो तो बोलो कितना आएगा, 12 गुणे 10 की पावर -2, ठीक है ना। ये आ गया मीटर में, ये काहे में आ गया? मीटर में, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसे भैया सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं, आप इसे क्या बोल सकते हैं? सेंटीमीटर, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर बी की। तो पॉइंट नंबर बी कह रहा है दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगेगा। अगर आपने थ्योरी की क्लास मन से अटेंड करी हो तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट बताते हैं। देखो इस वाले चार्ज पर ये वाला चार्ज जितना फोर्स डालेगा, सिमिलर ये वाला चार्ज भी इस वाले चार्ज पर उतना ही बल डालेगा। ये थ्योरी है, याद रखेंगे, या कह लें कूलाम बल की विशेषता है, खूबसूरती है। यानी एक चार्ज दूसरे चार्ज पर जितना बल लगाएगा, दूसरा चार्ज भी उतने ही दूसरे चार्ज पर उतना ही बल लगाएगा। मतलब सिमिलर है कि अगर दो दोस्त हैं, एक दूसरे पे जितना ट्रस्ट करते हैं, तो जैसे पहला दूसरे पे जितना ट्रस्ट करता है, दूसरा उतना ही पहले वाले पर भी ट्रस्ट करेगा। हालांकि ये बात केवल कूलाम बल में चार्जों के बीच पॉसिबल है, ठीक है ना, रियलिटी में नहीं। नेक्स्ट सवाल ये है, जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि ke² बटे में g मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन विमाहीन है। मतलब आपको प्रूफ करना है कि ये वाली जो राशि लिखी हुई है वो विमाहीन है। इस अनुपात का मान ज्ञात करो, और ये अनुपात क्या बताता है ये भी आपको लिखना पड़ेगा। तो ऐसे सवालों को करने के लिए आपको क्या करना है, जब भी पूछे कि आप ये प्रूफ कीजिए विमाहीन है, तो सभी अक्षरों की विमाएं आपको आनी चाहिए। तो के क्या है आपको याद होगा, प्रायोगिक नियतांक है। जी भैया गुरुत्वाकर्षण नियतांक है।
जो ई है वो चार्ज है, तो चार्ज का आपको मात्रक विमा सब कुछ आता होगा, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन। यहां पर जबकि ई स्क्वायर इसीलिए लिखा गया है क्योंकि दोनों के चार्ज इक्वल होते, चाहे इलेक्ट्रॉन ले लो चाहे प्रोटॉन, इसलिए वो ई स्क्वायर लिखा है। जबकि होना चाहिए था चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑफ प्रोटॉन, जबकि इक्वल होते हैं इसलिए ई स्क्वायर मार्क कर दिया है। तो ऐसे में क्या करते हैं, हमें प्रूव करना है ये विमाहीन है ना। तो ऐसे में क्या करते हैं, के ई स्क्वायर एक्चुअल में हमें ये लिखना है LHS इक्विवेलेंट RHS, है ना। तो हमें इनकी विमाएं नोट करनी है, तो ध्यान से देखना। तो हम पहले अलग अलग निकाल देते हैं क्योंकि अपने को ऐसे आती नहीं है ना, तो निकालना आना चाहिए सभी को। तो सभी ने एक फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, F बराबर K Q स्क्वायर बटे R स्क्वायर। अगला सभी ने फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, F बराबर G M स्क्वायर बटे R स्क्वायर। यहां से क्या करते हैं, K और G के विमाएं निकाल लेते हैं, है ना। तो अगर हम K लिखना चाहें तो सभी को पता है लिखा जाएगा FR स्क्वायर बटे Q स्क्वायर। अगर यहां से G लिखना हो तो हम लिखेंगे FR स्क्वायर बटे M स्क्वायर। उम्मीद करते हैं ये लिखने में कोई बुराई नहीं है। अब इनकी हम सीधा सीधा विमाएं निकालते हैं, तो ध्यान से देखना। ये बल है तो हम लिखेंगे MLT माइनस 2, और ये R दूरी है तो हम लिखेंगे L स्क्वायर। क्या लिखेंगे, L स्क्वायर। और ये लिखेंगे A स्क्वायर T स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा जल्दी में है इसलिए इसको कैसे कर दे रहे हैं। अगर हम इसे सॉल्व करने जाए तो नीचे की सभी विमाओं को ऊपर देखना पड़ता है। तो हम बोलो क्या लिखेंगे इसे, M, ये हो जाएगा L क्यूब, और T नीचे भी है T ऊपर भी है, तो T स्क्वायर ऊपर जाएगा T माइनस 2, तो माइनस का 4, A माइनस 2। ये हो गया भैया K की विमा। किसकी विमा, K की। ठीक ऐसे ही बात कर ले अगर G की, तो G की सिमिलर ऊपर तो यही रहेगी, नीचे से बस M स्क्वायर ही तो ऊपर जाएगा। तो ध्यान से देखना आप, तो इसकी विमा MLT माइनस 2 लिख देते चलो एक बार, L स्क्वायर बटे में आ जाएगा भैया M स्क्वायर। तो ये हो जाएगा भैया एक M से M कैंसिल, M इनवर्स L क्यूब T माइनस 2। इन अक्षरों को चलो उठाते हैं और यहां रखते हैं आकर के, ठीक है ना। तो K की विमा सब लोग बोलो क्या है, ML क्यूब ML क्यूब के स्क्वायर बराबर G MEMP, है ना। हमें इसे इक्वल देखना था, तो K की विमा सब लोग बोलोगे ML स्क्वायर T माइनस 4 A माइनस 2, ठीक है, बराबर, सॉरी ये तो अभी K की है, इनटू E की सभी को आती है, ये चार्ज है तो 80 होता है, तो हम सीधा लिखेंगे A स्क्वायर T स्क्वायर, ठीक है, बराबर इस G की विमा सब लोग बोलो M इनवर्स L3 T माइनस 2, है ना। इंटू M करके, ठीक है। अब कैंसिल आउट करते हैं, तो ध्यान से देखो, इस M से तो भैया ये वाला M कट गया, और इस वाले M से ये वाला M कट गया। ये L स्क्वायर है, भैया यहां भी L स्क्वायर ही है यार, तो यहां गलती हो गई, ML क्यूब है ये, ठीक है। तो L क्यूब L क्यूब, है ना, और ये T माइनस 4 है, ये T स्क्वायर है, तो ध्यान से देखो तो ये माइनस 2 बचेगा, इस वाले माइनस 2 से ये वाला कैंसिल होगा, और A स्क्वायर से A माइनस 2 कैंसिल होगा। उम्मीद करते हैं दोनों इक्वल हैं, यानी ये भी 0 है और ये भी 0 है। अब अगर दोनों पक्ष 0 हैं तो भैया फिर कैसा है, वो विमाहीन राशि है। कैसी राशि, विमाहीन। उम्मीद करते हैं आपको ऐसे प्रूफ करना है। फिर है इस अनुपात का मान भी निकालो, इनकी वैल्यू पुट कर दो और एक मैग्नीट्यूड निकाल दो।
तो के की सभी को वैल्यू आती है 9 गुणे 10 की पावर 9, 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 और इसका क्या स्क्वायर बटे में जी की सभी को वैल्यू आनी चाहिए 6.7 इंटू 10 टू पावर माइनस 11 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सभी को आता होगा 9 गुणे 10 की पावर माइनस 31, हालांकि 9.1 होता है, इंटू मास ऑफ प्रोटॉन 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस का 27। ठीक है ना, ये वैल्यू लिख दी हमने। अब इसे बस काट पीट लीजिए आप। चलो ध्यान से देखते हैं। 9 गुणे 10 की पावर 9, 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस का 38, क्योंकि घातों की होती है गुणा। अच्छा, इस 6.7 को 6.4 देख लो कैलकुलेशन के लिए। गुणे 10 की पावर माइनस 11, हालांकि 9.1 था, हमने इसे 9 माना है, इंटू 10 टू पावर माइनस 31 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 27। जो कुछ कट सकता है काट दीजिए भैया। 9 से 9 कैंसिल, 1.6 से 1.6, 1.6 से 6.4, 4 बार कट जाएगा। ये इजी वे के लिए है ना, आप भी ऐसे ही करेंगे। तो अब यहाँ घातों को देख लीजिए थोड़ा सा। तो 11 31 या 11 27 सभी को पता है कितने होते हैं 38। कितने होंगे 38। 38 ये तो गया, ये 38 तो गए है ना, और ये माइनस 31 है, ऊपर जाएगा प्लस 31 तो हो जाएगा प्लस 40। तो ये हो जाएगा, ये अप्रॉक्स 1/4 है ना, इंटू 10 टू पावर 40। अगर आप इसे सॉल्व करने जाओ तो 0.25 इंटू 10 टू पावर 40, ये अप्रॉक्स वैल्यू निकाली है हमने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जो इसका आंसर निकला है वो बस वही चीज बताता है। तो ये तो हो गया इसका मान। आगे इसने बोला कि यह अनुपात क्या बताता है, तो आपको सिर्फ ये बताना है कि यह अनुपात यह बताता है कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच लगने वाला वैद्युत बल को हम Fe मार्क करेंगे। लगने वाला वैद्युत बल ग्रेटर होता है किससे, ग्रेविशनल फोर्स से। और कितने गुना ग्रेट होता है, मतलब कितने गुना बड़ा होता है, तो लगभग 10 की पावर 40 गुना। मतलब ये वाला अनुपात ये बताता है कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेविशनल फोर्स की तुलना में इतने गुना ज्यादा होता है, या कहें पावरफुल होता है। ठीक है, बात करते हैं आगे। और आज की क्लास का लास्ट न्यूमेरिकल, ठीक है ना। लास्ट न्यूमेरिकल ये कह रहा है कोई 4 बिंदु आवेश है, QA QC की वैल्यू बराबर जिनके मैग्नीट्यूड 2 माइक्रोकुलाम, QB QD की वैल्यू बराबर जिनके मैग्नीट्यूड -5 माइक्रोकुलाम। 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग ABCD के शीर्षों पर स्थित है। वर्ग के केंद्र पर 1 माइक्रोकुलाम आवेश स्थित है जिस पर आपको बल फाइंड करना है ना। तो इसके लिए क्या करते हैं कि स्क्वायर बना लेते हैं। ये रहा अपना एक स्क्वायर। इसके चलो चारों नाम लिख लेते हैं हम लोग, A B C D, ठीक है ना। इनके चार्ज भी मेंशन कर देते हैं। चलो, A और C के चार्ज बराबर है, तो यहां का चार्ज है भैया 2 माइक्रोकुलाम, यहां पर भी 2 माइक्रोकुलाम, यहां पर भैया -5 माइक्रोकुलाम और यहां पर भी -5 माइक्रोकुलाम। इनकी जो साइड है वो भैया 10 सेंटीमीटर है, स्क्वायर है, तो सभी साइडें सेम रहेंगी। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। कह रहा है इसके सेंटर पर ये इसका सेंटर मान लो O है, ठीक है, और इस पर जो चार्ज स्थित है भैया वो 1 माइक्रोकुलाम है। कितना चार्ज उपस्थित है 1 माइक्रोकुलाम, यहां पे लिख देते हैं, ये 1 माइक्रोकुलाम चार्ज है। आपको इस 1 माइक्रोकुलाम चार्ज पर इन चारों की वजह से नेट फोर्स लिखना है, बस ये कहानी है। ठीक है, आप सभी को बस वेक्टर चीजें अच्छी आनी चाहिए, है ना। चलो देखते हैं। सभी को पता होगा माइनस की वजह से जो फोर्स लगता है वो अट्रैक्टिव का होता है, सॉरी अपोजिट चार्जों के बीच अट्रैक्शन लगता है और सेम चार्जों के बीच प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ये माइनस है और ये प्लस है, ये माइनस है और ये प्लस है, यानी कि ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को अपनी ओर खींचना चाहेगा। तो यहाँ पर एरो ऐसे लगा देते हैं और यहाँ पर FB मार्क कर देते हैं। क्या मार्क कर दे, FB। ठीक है, ये वाला भी निगेटिव चार्ज है, ये वाला पॉजिटिव चार्ज है, तो भैया ये इसको अट्रैक्ट करेगा। इसका मैग्नीट्यूड मान लेते हैं FD। क्या मान लेते हैं, FD। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं आगे। ये वाला प्लस चार्ज और ये वाला भी प्लस, और जो चार्ज इस पर फोर्स फाइंड करना है वो भी प्लस चार्ज है,
तो ये करेगा भैया इसको प्रतिकर्षण, मतलब ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज पर बाहर को पुश करेगा, कुछ ऐसे। तो ये वाला वैल्यू लिखा जाएगा एफ ए। क्या लिखेंगे? एफ ए। सिमिलर सी वाला इसको बाहर की तरफ पुश करेगा, मतलब प्रतिकर्षण करेगा, इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे एफ सी और इसका वेक्टर इधर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर थोड़ा सा डायग्राम पे इमेजिन करना या आप फोकस करना जानते हो तो ध्यान से देखो। तो भैया पॉइंट बी से पॉइंट ओ की दूरी वही होगी जो पॉइंट ए से ओ की है, डी से ओ की है, सी से ओ की है, मतलब सभी चार्जों से 1 माइक्रोकूलम सिमिलर दूरी पर प्रेजेंट है। अब अगर बात करें हम, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये 2 है, ये 2 है, मतलब सेम लाइन पर दो सेम मैग्नीट्यूड वाले चार्ज उपस्थित हैं और सेंट्रल चार्ज को आकर्षित या प्रतिकर्षित कर रहे हैं। तो अगर थोड़ा सा भेजा लगाओ अपना, तो क्या वेक्टर एफ बी जो होगा, क्या वो वेक्टर एफ डी के इक्वल होगा? वेक्टर एफ डी के इक्वल होगा। ध्यान से देखो, तो वेक्टर एफ बी और वेक्टर एफ डी मैग्नीट्यूड में सेम है बट डायरेक्शन उल्टा है, मतलब एक पॉइंट बी की तरफ काम कर रहा है और दूसरा पॉइंट डी की तरफ काम कर रहा है। मतलब कुछ कंडीशन ऐसी है, अगर ये दोनों बराबर हैं और इनकी दिशाएं उल्टा हैं तो भैया इनकी वजह से जो नेट आएगा, इनकी वजह से जो नेट आएगा वो भैया जीरो आ जाएगा। कितना आ जाएगा? जीरो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेम यही कहानी है एफ ए और एफ सी को लेकर के, है ना। एफ ए और एफ सी को देख लेते हैं। एफ ए और एफ सी, क्या ये भी सेम मैग्नीट्यूड के होंगे? बिल्कुल होंगे, बट इनकी भैया डायरेक्शन अगर आप देखो तो एफ सी काम कर रहा है पॉइंट ए की तरफ और एफ ए काम कर रहा है पॉइंट सी की तरफ, मतलब ये दोनों अपोजिट वेक्टर है। कैसे वेक्टर है? अपोजिट। इसका मतलब अगर हम इनका नेट निकालने चले जाएं तो वो भी कितना आ जाएगा? जीरो। अगर ये दोनों जीरो ही आ गए, मतलब ये लाइन भी जीरो, ये लाइन भी जीरो, तो 1 माइक्रोकूलम पर जो नेट फोर्स लगेगा वो भी जीरो। तो हम यहां पे लिखेंगे अतः 1 माइक्रोकूलम पर नेट बल शून्य होगा। कितना होगा? शून्य। ठीक है ना। और अगली क्लास के लिए, मतलब आपके लिए एक टास्क दिए दे रहे हैं, अगर मान लो थोड़ी देर के लिए ये भी प्लस हो और ये भी प्लस हो, है ना, और यह रुक जाना थोड़ा, ये वाला प्लस हो और ये वाला एक माइनस कर दें, मतलब ये वाला प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है और वो प्लस है। ऐसे में आपको फाइंड करना है कि क्यू पर कितना, सॉरी 1 माइक्रोकूलम पर कितना बल लगेगा। ध्यान रखना, एक 5 को हमने प्लस बनाया है और एक 2 को हमने माइनस बनाया है। एक माइनस ऑलरेडी है और दूसरा 2 ऑलरेडी प्लस है। ठीक है ना। तो अगली क्लास में सभी बच्चे इस वाले सवाल का आंसर देंगे और मेंशन करेंगे कि उनका आंसर कितना आया, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।